नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर यशोधरा राज आप सभी का एनसीसी ओटीए ग्वालियर में स्वागत करती हूँ। आज 60वीं वर्षगांठ हमारा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के अवसर पर हम यहाँ आए हुए ट्रेनीज से साक्षात्कार कर रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ 97 ट्रेनी का स्वागत करती हूँ और आपसे मुखातिब कराते हैं 97 ट्रेनी कौन हैं, थोड़ा मैम अपने बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, ट्रेनी नंबर 97 राजस्थान डायरेक्टोरेट से हैं। मेरा नाम सरिता लिलड़ है। जी मैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर से हूँ जी और वर्तमान में एमबीसी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बाड़मेर में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है जी और 16 राज बटालियन एनसीसी बाड़मेर से अभी अफिलेटेड हूँ। बहुत खूब मैम। बाड़मेर बिल्कुल राजस्थान का पश्चिमी इलाका काफी दूर है और आप इतनी दूर से सफर करते हुए ग्वालियर आए हैं, तो इसका जरूर कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत तो रहा ही होगा। बिल्कुल मैम, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर जी करना बिल्कुल चाहूँगी। सुनना चाहेंगे। ये छोटा सा किस्सा तब का है जब मैं 9 साल की थी जी और हमारे घर पर एक हमारे रिलेटिव आए थे, वो उस टाइम लेफ्टिनेंट बने थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें आके मिठाई खिलाई कि मैं जी लेफ्टिनेंट बन गया हूँ। तो जब वो वर्ड मैंने सुना कि लेफ्टिनेंट, तो मुझे वो बहुत एक अजीब सी वाइब्स आई जी कि समथिंग इज देयर इन दिस वर्ड, कुछ ओके। स्पेशल है। जी मुझे नहीं पता था कि लेफ्टिनेंट कौन होता है, कैसे बनते हैं, कुछ नहीं पता। बस इतना पता था कि लेफ्टिनेंट आर्मी से जुड़ा हुआ है, ओके। इतना मुझे पता था। तो जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, मैं मेरी पढ़ाई में आगे बढ़ती गई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जॉब भी लगी। जब मैंने कॉलेज जॉइन किया, तो अगेन मुझे एनसीसी का चार्ज मिला और ओके। जिस दिन मुझे एनसीसी का चार्ज दिया गया, तब मुझे वो वापस 9 साल वाली कहानी याद आई कि नहीं, उस टाइम मैंने जो वर्ड सुना था लेफ्टिनेंट, जी वो आज वापस ज़िंदा हो सकता है। हाँ उस जी। सपने को मैं पा सकती हूँ। तो फिर मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश की कि मैं अपना कार्यभार सँभालूँ जी जी और जी फिर यहाँ आने का ये एक ज़रिया था कि मैं उस लेफ्टिनेंट शब्द को अपने साथ ज़िंदगी भर जोड़ सकती तो हूँ। जहन में उतारना था इस बिल्कुल, लेफ्टिनेंट शब्द को। वो अपने आप उतरा था। उतरा था। तो जो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो बिल्कुल, राह आपको मिल गई। चाहत आपके दिल में थी, वो जुनून था आपके कहीं न कहीं जो आपको इस मुकाम पे पहुँचाया है ओटीए ग्वालियर में। यहाँ अब पर मैं एक और बात भी कहना जी, चाहूँगी कि उस इंसिडेंट के अलावा भी जब मैं मेरे कैडेट्स को देखती हूँ, जी। प्रैक्टिस करते हुए, उन्हें यूनिफ़ॉर्म में, तो मुझे ये हमेशा फ़ील होता है कि मेरे ट्रेनिंग के बिना भी मेरे कैडेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा फर्स्ट बैच में ही मेरा एक जो कैडेट है वो नेशनल लेवल ईबीएसबी में सेलेक्ट हुआ था। क्या बात है! उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ट्रेनिंग कंप्लीट करनी चाहिए, इसलिए कि मैं अपने कैडेट्स को और बेहतर प्रशिक्षण दे सकूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहीं रुके इसलिए नहीं कि नहीं, उनकी एनो ट्रेंड नहीं है। जी। तो और मेरी मेन इंस्पायरेशन रही है कि नहीं, मुझे करना है, अपने कैडेट्स के लिए करना है। तो ये एक सेल्फ इंस्पिरेशन मॉडल में आप आती हैं कि बढ़े चलो, कदम-कदम बढ़ाए जा। जी, तो आगे बढ़ते मैम, आपने बताया कि मैं एएनओ मतलब केयरटेकर रही हैं और आप यहाँ एएनओ का अपना सपना पूर्ण करने आई हैं। तो कितने कैडेट्स हैं अभी आपके साथ जुड़े? अभी हमारे कॉलेज में 133 कैडेट एनरोल्ड हैं जी, और जब हमने शुरुआत की थी तो हमने 45 वैकेंसी के साथ की थी और उस समय 45 वैकेंसी फॉर्म ही आए थे। जितनी वैकेंसीज़ थी उतनी ही क्या बराबर बात भरी करें! गई है। 45 फॉर्म, 45 वैकेंसी, तो ज़ाहिर-सी बात है रूरल एरिया है, रूरल एरिया में कैडेट्स को इन्वॉल्व करना मैं समझ सकती हूँ, कुछ ना कुछ अड़चनें होंगी, जिसकी वजह से सिर्फ 45 वैकेंसी और 45 फॉर्म। बल्कि बिल्कुल। हम हमेशा कहते हैं कि कम से कम 20% फॉर्म ज़्यादा आएँ ताकि बैकआउट अगर होता है या कुछ भी कारणों से, तो हमारी वैकेंसी खराब ना हो। तो क्या दिक्कतें आती हैं मैम? बिल्कुल, अगर उस ग्रामीण इलाके की बात करें, वहाँ के उस क्षेत्र की बात करें, तो सबसे बड़ी और पहली समस्या जो आती है वो है सिक्योरिटी की। जी, सबसे पहले पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन यही होता है, हम बच्ची को कैंप में भेजें, जी, किसके आधार पे? जी। वहाँ कौन इनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है ट्रांसपोर्ट की, कि बसें जो हैं वो सुबह जल्दी नहीं आती है
और शाम को हम बच्चियों को लेट नहीं, क्योंकि मेरे पास सारे एसडब्ल्यू कैडेट्स हैं, जी। तो मुझे वो टाइम मैनेज करना था कि जिस समय वो कॉलेज आए, कॉलेज में रुके, मैं तभी उनकी एनसीसी की ट्रेनिंग्स, चाहे पीआई स्टाफ से हो, चाहे कैंप्स के जी, थ्रू जी, हो, जी। तो मैं तब एडजस्ट करवाऊँ। और मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि जितने भी एटीसी, सीएटीसी कैंप जिसमें हमारे एसडब्ल्यू कैडेट्स जाते थे, तो मैं वहाँ उनके साथ रुकती थी। 10 डेज़ रुकती थी और धीरे-धीरे इस तरह से मैंने उन पेरेंट्स का भरोसा जीता, उन्हें आश्वासन दिया कि बिल्कुल आपकी बच्चियाँ मेरे साथ सुरक्षित है। सुरक्षित हैं। तब से अब जो है फॉर्म डबल आने लगे हैं। क्या बात है! बहुत-बहुत इसके लिए बधाइयाँ आपको जी, कि धन्यवाद। आप धीमे-धीमे करके कहाँ 45 और कहाँ 133 का सफ़र इतनी बिटियाओं को आपने एक साथ जोड़ा है। तो जब आप जोड़ रही हैं तो इन बिटियाओं को क्या यहाँ ओटीए से क्या शिक्षाएँ लेके जा कर के उन तक पहुँचाना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल, यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो मुझे उन्हें वहाँ जाके सिखाना है। जी, जैसे लीडरशिप हो गया, जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी, तो मुझे उन्हें लीडरशिप सिखानी है जी, कि बच्चियाँ खुद के लिए आगे आएँ, जी, वो लीडर बने, अच्छी लीडर बने, अपनी टीम के लिए काम करें, उनके पास अच्छी विनिंग स्ट्रैटेजी हो, एक साथ काम करें, आगे बढ़े। उसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे और भी जैसे बहुत कुछ सीखा है, आपदा प्रबंधन सीखा है, ये रियलाइज़ किया है कि वास्तव में किस तरह एनसीसी की टीम है, वो किसी भी इमरजेंसी के टाइम एक जी। सपोर्ट सिस्टम की तरह हमेशा तैयार रहती है। यहाँ पर हमें सीपीआर की ट्रेनिंग भी दी गई, जो जो मुझे वहाँ हर कैडेट को देनी है जाके, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए लाइफ सेविंग एक्शन हो सकता है, बिल्कुल, हम अपने ही लिए नहीं जिए बल्कि दूसरों दूसरों के के लिए लिए भी जिए। जिए। बहुत बहुत यूनिक चीज़ है ये सीपीआर की ट्रेनिंग जो कि आपने बताया कि हर एक बच्चे को हम मुझे सिखाएँगे, हर देनी एक है। कैडेट के अंदर वो जज़्बा लाएँगे कि खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जिएँ। बिल्कुल। अच्छा मैम आपने बताया कि नेतृत्व की क्षमता को आप बढ़ाएँगी। बिल्कुल। बच्चों के कॉन्फिडेंस का क्या हाल है इस समय आपके ग्रामीण क्षेत्र में और जब ये बच्चे अर्बन क्षेत्र के बच्चों से मिलते हैं जो शहर के बच्चे बाड़मेर एक छोटी-सी जगह जगह है, बिल्कुल। जब वो जयपुर आते हैं कंबाइंड कैंप या आईबीसी या कोई भी कैंप करते हैं आगे नेशनल लेवल का, तो इन बच्चों के मनोबल का क्या कहेंगे? मैं जब फर्स्ट ईयर में जब कैडेट्स एनरोल्ड होते हैं, तो जी, वो थोड़ा-सा सब में होता है कि वो एकदम नई दुनिया देखते जी, हैं, उनके लिए वो एनसीसी सब कुछ। लेकिन जब वो धीरे-धीरे सीएटीसी अटेंड करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग लेते हैं, जी, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड होता है अपने आप, जी, कि वो जैसे-जैसे वो करते जाते हैं, वो सीखते जाते हैं और सीखने के बाद जो अपने जूनियर्स हैं, उनको भी सिखाते हैं कि जी। नहीं, हम अपने दम पर हैं, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या बात है! तो वो मनोबल को बढ़ाना और अपने तक ही ना सीमित करके अपने जूनियर्स को भी उसी सिखाना। तरीके से हौसला देना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण इलाकों में आप यहाँ की बात करते हैं कि हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, उसके अलावा और क्या किया जा सकता है आपके जो अनुभव यहाँ के हैं, वहाँ ले जा कर के? मैंने जो यहाँ आके सीखा है कि आप चाहे कहीं पे भी जाएँ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को भी एक्सेप्ट करें, उनके बारे में भी सोचें जी, और ओपन माइंडनेस होनी चाहिए, जी, क्योंकि हमें हर जगह सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं मिलेगी। बहुत थोड़ सही कहा थोड़ा आपने। हमें एडजस्ट करना होगा, थोड़ा हमारे लिए होगा। जी। तो मैंने ये सीखा है कि नहीं, वहाँ जाके बच्चों को भी सिखाऊँगी, आप चाहे कैंप में जाओ, चाहे लाइफ में कहीं भी किसी भी जगह जाओ, ये 2 चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है कि कुछ आपके लिए होगा, कुछ आपको दूसरों के लिए भी करना होगा। तो व्यक्तित्व के विकास में किस तरीके से आप जैसे बोल रहे हैं तो ये बच्चे के विकास में एनसीसी सिर्फ एनसीसी के लिए नहीं जीता है बिल्कुल। आपके हिसाब से एनसीसी और क्या कर सकता है हमारे समाज के लिए? एनसीसी सिर्फ परेड या ड्रिल तक सीमित नहीं है, ये जी, सिर्फ उसका नाम नहीं है। एनसीसी के थ्रू एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन भी तैयार होता है। जी, जब हम यहाँ देखते हैं कि हमको रेस्क्यू टीम की भी प्रैक्टिस दी जाती है, डीएम कैप्सूल्स दिए जाते हैं, सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग दी जाती है, सीपीआर दी जा रही है, लीडरशिप्स के भी गुण सिखाए जा रहे हैं, तो ये अपार्ट फ्रॉम एनसीसी एक राष्ट्र के लिए भी जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं, जो राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत
अच्छी चीज कही कि हम अपने राष्ट्र को बिल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर संस्था को, बिल्कुल राष्ट्र के लिए। आगे बात करते हैं, हमने बच्चों के कैडेट्स के बारे में बात की, हमने आपकी जर्नी जो ओटीए में चल रही है उसके कुछ कुछ क्षण कैप्चर कर रहे हैं, कुछ खट्टे मीठे क्षण भी होंगे जिनको आप बताना चाहेंगी। बिल्कुल बहुत स्वीट मेमोरीज, कुछ एक्सपीरियंस बहुत खास है। जी जैसे जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहनी थी, उस एक्सपीरियंस को मैं लाइफ टाइम कभी भूल नहीं सकती। और यहाँ पे एक एक्सपा कैप्सूल जो हुए थे, जी उसके दौरान एक एक्सरसाइज हुई थी, मेकिंग मिल्क शेक। मेकिंग मिल्क शेक। अच्छा, वो उसका मेन पर्पस था, हम जो डिफरेंट डायरेक्टरेट से आए थे उनको जी। एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाना। ओके। तो उनका जो वे था, हमको एक दूसरे से, उससे पहले हम लोग आए थे, ठीक है, बैठते, नाश्ता करते, खाना खाते, सब अपने अपने मस्त। लेकिन उस दिन के बाद से हम लोगों से पूछने लगे कैसी है, क्या चल रहा है। तो वो इंट्रोडक्शन हमें बढ़ने लगा, तो वो मुझे बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज लगी, और वो अनुभव भी बहुत अच्छा था कि हम लोग घूमते घूमते किसी के भी सामने आके खड़े हो, जी कोई नहीं जानता कि आप कहाँ से, मैं कहाँ से। इंट्रोडक्शन दिया, फिर बोल जाओ, फिर मिल्क शेक, फिर दोबारा सामने कि आप कौन हो। तो मिल्क शेक करते करते हमने बहुत अच्छा एक Intro एनर्जी बन- ड्रिंक बना लिया कि बिल्कुल। स्माइल पास करने का, पॉजिटिविटी एक दूसरे पे स्प्रेड करने का। यस मैम। बहुत अच्छा। मैम, ओटीए की जर्नी बताई आपने, आपने कैडेट्स के साथ अपने अनुभव बताए। अब मुझे कहीं ना कहीं जब पारिवारिक चीजें होती हैं तो क्या चुनौतियां आती हैं आपके सामने, जब आप एक एएनओ बन के आप यूनिवर्सिटी आ रही हैं, अपने कॉलेज आ रही हैं, आप यहाँ आए हुए हैं, तो कुछ चुनौतियां आती होंगी। हाँ बिल्कुल। बीइंग अ मदर हमेशा, और बीइंग अ लेडीज, चैलेंजेस तो हमेशा रहते ही हैं। जी मेरे लिए जो सबसे मुश्किल चैलेंज था कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है, या बट वो भी 2 साल की है, और उससे बड़ी वो 7 साल की है। जी तो बहुत मुश्किल था घर से निकलना मेरे लिए, उन अपने कलेजे के टुकड़ों को छोड़ के निकलना। बट ये एक स्ट्रेंथ रही कि मेरे पूरे परिवार ने मुझे यही कहा, आप जाओ, पीछे हम संभाल लेंगे। इवन मेरी जो बड़ी बेटी है, उसने भी कहा कि मम्मा ऑल द बेस्ट, वेरी कुछ मत नाइस। सोचना, आप बस आगे जाओ। तो वो हौसला देता है कि जब मेरी उस 7 साल की बेटी ने मुझे भेज दिया, तो यहाँ आकर मुझे कुछ करना ही है, तो सीखना लक्ष्य है। प्राप्ति के साथ हाँ, बढ़े चलो, बढ़े बढ़े चलो। चलो। और जब बढ़े चलो अपने जुनून के साथ, तो आप हमारे कैडेट्स को जो आपके डायरेक्टरेट के हैं, प्लस ओटीए ट्रेनीज को क्या संदेश देना चाहती हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं अपने कैडेट्स को और यहाँ के ओटीए साथियों को भी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एनसीसी पसीना माँगती है, पैशन माँगती है। लेकिन इस पसीने और पैशन को लेकर आप जो वापस लेते हैं, जो वापस पाते हैं, वो हमेशा अनमोल रहता है, वो कहीं और से आप नहीं सीख सकते। बहुत खूब कहा मैम। लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो जुनून होना चाहिए, और अगर जुनून की बात करते हैं तो अच्छे रूट्स जब होंगे तभी अच्छे फ्रूट्स होंगे, और हमारे रूट्स बिल्कुल। जो जड़ है वो ओटीए ग्वालियर है। तो बिल्कुल मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।